पकड़ में आ रहे हैं, तार पकड़ में आ रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ज़िंदगी के तार पकड़ में आ रहे हैं? ठीक है, देखो हैंडल अपने को ही करना है। तो एक बार हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि जिस भी चीज़ के बारे में हमारी स्पष्टता बन गई है, हमारी योग्यता बन गई है, हम उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक, एक बार ज़िंदगी को लेके हमारी क्लैरिटी बन जाएगी, कहाँ तार फंसे हैं, कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा। चमत्कार कुछ नहीं है, और अपनी मेहनत से कोई चीज़ कर पाते हैं तो हमको भरोसा होता है, तो हम दूसरे के लिए भी सहयोगी हो पाते हैं। चलिए सेटल हो जाइए। हाँ, ये थोड़ा सा बच्चों को संभाल के रखें। चलिए, तो क्या उपलब्धि हुई ब्रेक के पहले तक? ब्रेक के पहले तक क्या उपलब्धि हुई? हाँ जी, कुछ उपलब्धि हुई, नहीं हुई? क्या हुई बताओ? माइक माइक माइक। श्रम की कीमत है और इसका सम्मान करना चाहिए। वस्तु की चाहिए कीमत मतलब नहीं है, समझ में नहीं आया। करना है। हाँ, करना है। हम्म, देखिए एक बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि श्रम की कीमत है, अब ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है या ये आचरण तक शिफ्ट हुआ है ना? तो धीरे से आप पाएंगे कि शुरू में वो लॉजिकल कंक्लूजन होता है, कोई पॉइंट के बाद चीज़ें कनेक्ट होती हैं। जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं फिर आपको वो भाव रूप में दिखने लगता है कि कोई श्रम, फिर आप अभी जिसको हम मान रहे हैं कि केवल आदमी एक एजुकेशन पाया है, तो अभी एजुकेशन पाया है तो अलग, एक अलग तरह की भाषा बोलता है तो अलग, है ना? तो ये जो हमारे अभी देखने का जो विंडो बना हुआ है वो बहुत जजमेंटल है। ह्यूमन को उसमें देख पाएँ और ह्यूमन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट कर पाएँ, तो फिर अपने में हमको भरोसा होता है कि हाँ ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, है ना? तो अपने में ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अभी मेरे लिए लॉजिकल कंक्लूजन है या ये मेरे आचरण तक परकुलेट हो रहा है। जी, मैं इसको जीवन के रूप में थोड़ा सा देखता हूँ, समझता हूँ। श्रम की जो कीमत है, जो एक दूसरे ढंग से समझने का मौका मिला कि यदि मैं कोई चीज़ होटल में या घर पे या कहीं भी खा रहा हूँ, खाना एक रोटी खा रहा हूँ, तो यदि मैं उसकी कीमत आंक रहा हूँ 5 रुपया 10 रुपया, तो शायद मेरे लिए यदि 5 रुपये बहुत कीमती है तो मेरे लिए वो चीज़, रोटी की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और मेरे लिए 5 रुपये तुच्छ है तो उस रोटी की कीमत भी तुच्छ हो जाएगी। लेकिन मैं उसमें श्रम की कीमत आंक रहा हूँ, श्रम का सम्मान कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हमेशा सम्माननीय होगी, क्योंकि वो कीमत नहीं होगी, मूल्य में परिवर्तित हो जाती है। यही चीज़ मैं जब रिश्तों में देखता हूँ कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया, उसका मैं मूल्य देखता हूँ, तो उस रिश्ते के संबंध के प्रति मेरा सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। और जब मैं उसका आकलन कीमत में करता हूँ, धन के परिप्रेक्ष्य में करता हूँ, तो वो मेरी हैसियत के हिसाब से उसका अवलोकन करूंगा, जो सही गलत मेरे हिसाब से हो जाएगा, जो उचित नहीं है। जी, आपकी इसी बात को थोड़ा सा और फैलाया जाए तो अभी यदि हम देखें तो संबंध में आपस में जो गिला शिकवा शिकायत है वो लगभग ऐसा है कि यदि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो मेरे को ये अपेक्षा रहती है कि मैं माथे पे टैग लगा के घूमूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। ठीक, तो ये जो दूसरे से बहुत एक्नॉलेज कराने का अपेक्षा है, जबकि किया आपने क्या चीज़ के लिए है? अभी हमने दूसरे को जिंदा रहने के लिए सहयोग दिया है कि जीने के लिए सहयोग दिया है? जिंदा रहने के लिए सहयोग दिया है, सीमित वस्तु को लेके सहयोग दिया है, अपेक्षा असीमित भाव की है। ये बात ध्यान में आ रही? हमको अपने दादाजी का नाम हो सकता है याद ना हो, लेकिन राम कृष्ण बुद्ध, इनके प्रति हम एक कृतज्ञता को, सम्मान को व्यक्त करते हैं, जबकि डायरेक्टली इन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ किया है हमारे लिए कि नहीं किया है हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब है जीने के अर्थ में योगदान का मूल्यांकन अलग है, जिंदा रहने के अर्थ में जो योगदान है उसका मूल्यांकन अलग है। हम माँ बाप ने अपने बच्चों की ज़िंदगी में जिंदा रहने के अर्थ में योगदान किया कि जीने के अर्थ में योगदान किया? जिंदा रहने के अर्थ में योगदान किया है, इसलिए कृतज्ञता के भाव की निरंतरता नहीं है।
क्योंकि वो वस्तु जिस समय मिली थी उस समय भाव था। वस्तु की निरंतरता नहीं है, इसलिए भाव की निरंतरता नहीं है ना। एक बार मैं समाधान से सुखी हो गया तो ये हमेशा के लिए सुखी हो गया, इसलिए हमेशा के लिए कृतज्ञता का भाव बना रहता है ना। तो ये अब हमको वो अंतर समझ में आ रहा है कि कहाँ पे चीज़ें टूटी हैं और वो टूटेंगी ही, है ना। तो जिंदा रहने के धरातल पर परस्परता में भाव की निरंतरता की अपेक्षा करें, ये संभव नहीं है, ऐसी बात। एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगी, जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा। ये सूत्र है, बड़ा अच्छा सा लगा कि यदि आप संबंधों का अपव्यय करोगे तो संबंधों से वंचित हो जाओगे। बिल्कुल, बहुत, ये हर लेवल पे है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लेवल पे। धन का अपव्यय करोगे तो निश्चित रूप से धन से भी आप वंचित हो ही जाओगे। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, और ये मुख्य चीजें जो समझे हम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जितनी चर्चा हमने अभी तक कर ली, अब हम कंक्लूजन्स की ओर चलें। ब्रेक के पहले का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था कि मेरे को सुख और सम्मान को लेके क्लैरिटी हो जाए और मैं स्व मूल्यांकन पूर्वक देख सकूं कि मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुख और सम्मान को कैसे पाता हूं, कैसे मेरी इमेजिनेशन में आता है और मेरे एक्शंस कैसे हैं। इसको नोटिस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो मेरे को पता चलेगा कि शिविर में ये कंक्लूजन तो आ गया कि समाधान पूर्वक सुखी होता हूँ, मानव समाधान पूर्वक ही सुखी होता है, पर चूंकि अभी समाधान पे मेरी पकड़ नहीं बनी है तो भी अभी सारा ध्यान इंद्रियों से सुखी होने की तरफ ही जाता है, ऐसा भी पकड़ में आएगा। दूसरी तरफ ये स्वीकार्यता, लॉजिकल एक्सेप्टेंस तो बन जाता है कि दूसरे के सुखी होने में जो मेरा योगदान है यही मेरा सम्मान है। मैं दूसरे के सुखी होने में जो योगदान कर पाया ये मेरा सम्मान है। चूंकि मैं ही सुखी नहीं हूँ तो दूसरे के सुखी होने में क्या योगदान करूँ, इसलिए अभी भी मेरा सम्मान, मेरी पहचान रूप, बल, धन, पद की तरफ ही जाता है। बढ़िया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पहले की तुलना में अंतर्विरोध कम होगा कि बढ़ेगा? अंतर्विरोध बढ़ेगा। तो पहले अंतर्विरोध कम था, अब अंतर्विरोध और बढ़ेगा। तो अंतर्विरोध भी हो तो थोड़ा लेवल तो हो, थोड़ा बड़ा तो हो, है ना। स्पिरिचुअल भी हो तो वो डिप्रेशन भी हो तो थोड़ा स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो, थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगता है। दुख भी हो थोड़ा बड़े साइज का तो हो, है ना। तो पड़ोसी की गाड़ी देख के दुखी हो रहे हैं, क्या सड़े सड़े से चीज़ों पे दुखी हो रहे हैं। अब दुखी होना है तो थोड़ा सम्मानजनक स्थितियों में हो। तो ये थोड़ा सम्मानजनक दुख है। ये सम्मानजनक दुख है कि मेरे भीतर में जिस तरह से सुखी और सम्मानित होने की स्वीकृति है वैसा मेरे एक्शन और बिहेवियर नहीं है। तो अब तक मेरा अंतर्विरोध दूसरों के साथ रहता था कि उससे ज्यादा होना है। अब मेरे भीतर का अंतर्विरोध मेरे साथ जुड़ गया कि मुझको अपने अधूरेपन से मुक्त होना है। बढ़िया। तो जो कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन दूसरों के साथ लगी हुई थी वो सिमट के अपने साथ लगना शुरू हो जाती है। अपना अधूरापन दिखना और अपने अधूरेपन पे मुक्ति के लिए ऑब्जेक्टिवली काम करना। जैसे घर में टूट फूट हो गई तो मेरे को टूट फूट दिखाई देती है, मेरे को पता है कि किसको बुलाना है और क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितने घंटे में काम होगा। तो मैं किसी व्यक्ति को बुलाता हूं और रिपेयर मेंटेनेंस करा के अपना घर फ्रेश कर लेता हूं। मेरी जिंदगी में भी बहुत टूट फूट है। अब ये जो मेरी टूट फूट है मैं इसको पहचान सकूं, नंबर एक, इसको दूर कर सकूं, मेरे को उसको दूर करने का मैकेनिज्म पता हो
तो मैं ऑब्जेक्टिवली अपने पे काम कर सकता हूँ, और अपने पे काम करना बहुत सुखदाई है, और मेरे को पता चलता है कि मैं पहले की तुलना में कुछ आगे बढ़ गया। तो यदि मैं किसी प्रक्रिया से अपने भाव और विचार को ठीक किया हूँ, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता हूँ, है ना। जैसे आप यदि अपने में, मान लो बाई बर्थ आपको लगता है यार पैसे को लेके मेरा बहुत आकर्षण नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि आप ऐसे क्यों हो गए हो, आप ऐसे कैसे हो, तो आप इस मामले में दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हो। आप में पैसे का आकर्षण था, आप में किसी इंद्रियों का आकर्षण था, उसने आपको बहुत तंग किया, और फिर आपने किसी विधि से उसको पार किया। जब आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को किसी प्रोसेस से चल के पार करते हो, तो आप दूसरे के लिए बहुत सहायक हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसको कैसे पार किया है। मैं कह पाया? ठीक हो गया, है ना। तो जिंदगी में हमने जो भी कुछ उपलब्धि पाई, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, मेरे को कभी नहीं आती थी और मैंने सीखी है, तो एक एक स्टेप मैंने कैसे सीखा है मुझको पता है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि जिंदगी को भी समझा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको हैंडल किया जा सकता है, और दूसरे के लिए भी हम सहयोगी हो जाएं। अभी तक हमारी जितनी समझ थी, हम जिंदा रहने के लिए मेहनत किए, और जिंदा रहने में दूसरों के लिए सहयोगी हुए। किसी को काम पे रख लिया, किसी को जॉब पे रख लिया, किसी को कोई काम सिखा दिया, हमको खाना बनाना आता था, खाना सिखा दिया, है ना। लेकिन मानसिकता के मामले में, भाव और विचार के मामले में, है ना, जैसे मैंने खाना बनाना सीखा, ऐसे मैं भाव और विचार भी बनाना, सही भाव और विचार को भी बनाना सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, दूसरे को समझा सकता हूँ। ये एक दूसरी दुनिया का दरवाजा हमारे बीच में खुलने की जरूरत है। कैसा? बढ़िया। फिर आप 24/7 अपने साथ अपने काम में लगे हुए हैं। कोई है आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने साथ काम करते ही रहते हैं। आप अपना हर क्षण एक मीनिंगफुलनेस के साथ में इन्वेस्ट कर पाते हो। मैं मंजिल पे कब पहुंचूंगा ये बाद की बात है, लेकिन मेरी यात्रा भी सुखद है, और मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, और मुझको भरोसा है कि मैं सही लक्ष्य की तरफ सही गति से जा रहा हूं। और जब आप बहुत सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, ऐसे लोग आपको मिल ही जाते हैं जहां जिसके सहयोग की जरूरत होती है। ये नेचर का नियम है। कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में जब बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करता है ना, उसका वातावरण उसको देख रहा होता है, ऐसे लोग हमको मिल ही जाते हैं जो हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। ये अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है, मुझ में पूर्णता की प्यास है। ये पूर्णता की प्यास को मैं एड्रेस करना शुरू करूं, ये मानव होने का मेरा पहला कर्म है। अभी झंझट ये है कि केवल पेट की भूख भरने की, है ना, के जुगाड़ में उसको ही हमने सब कुछ माना, जिंदा रहने को सब कुछ माना, इसलिए उसी काम में लगे रहते हैं, उसी काम में दूसरों को भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो सार बात क्या निकली? समाधान पूर्वक सुखी होना, दूसरों के सुखी होने में योगदान देना ही मेरा सम्मान है। ये ध्रुव बिंदु है, इसमें कोई पैसा लगता नहीं, इसमें कोई चीज़ का खर्चा नहीं, है ना, और कोई दूसरे तरीके से ये हो भी नहीं सकता है। जितना भी रूप बल धन पद, जितना भी बाहर से सुखी होने की कोशिश करते हैं, सम्मानित होने की कोशिश करते हैं, उसमें द्वेष ही हाथ लगता है, सम्मान तो हाथ लगता नहीं। चलिए, तो क्या हो गया? अब आप चीफ गेस्ट बन गए। कैसे बने? कैसे चीफ गेस्ट बने? ये धागा काट दिया, समाधान से सुखी हो गए, तो ये सुविधा से सुखी होने की निर्भरता खत्म हो गई। दूसरों की जिंदगी में, दूसरों के सुखी होने में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाए, तो ये मेरा सम्मान हो गया। तो ये सामान से सम्मान की आवश्यकता खत्म हो गई। ये कितनी मानसिक गरीबी टाइप है ना। कोई किसी ब्रांडेड कंपनी की कोई चीज पहन के मैं सोचता हूं कि ये मेरा सम्मान हो गया। कितना हल्का काम है ये। कोई कंपनी का प्रोडक्ट मेरा सम्मान होगा, खराब लगता कि नहीं? नहीं लगता? हाँ जी।
माइक दीजिए पीछे। सर, आपने बोला समाधान बराबर सुख या समझ बराबर सुख, और आपने ये भी बोला कि जब हम इस पे अग्रसर होते हैं, जब हम एक्शंस लेते हैं तो द्वंद्व आ सकता है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। हाँ, शुरू में हाँ जी। तो सर फिर मतलब समझ पहले तो कम से कम गलतियां दिखती नहीं थी, अब आपको गलतियां भी दिखने लगी हैं और जोर से दिखने। काला कपड़ा पहना था, कितने भी दाग थे, अब सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, अब तो छोटा दाग भी दिखता है। तो कोई समझ से हम दुखी हो रहे हैं ऐसा नहीं है, जो पुराने दाग लगे हैं वो दिखने लगे हैं। अच्छा है, उसका सूत्र है ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। कुछ छोटा मोटा दर्द होते रहता है, ठीक है देख लेंगे, अभी तो काम कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा और बढ़ता है, कुछ छोटा मोटा इलाज कर लिया, घरेलू काम में लगे रहे, एक दिन बहुत ज़ोर से हो जाता है, चल भाई अब चल डॉक्टर के पास। तो जब तक दर्द एक सीमा से ज़्यादा नहीं होता है तब तक हमको उसके इलाज की आवश्यकता भी नहीं लगती है। तो किसी सीमा से दर्द ज़्यादा होना, उसका खुद दवा बन जाना, ऐसा ही होता है। तो सर ये माने कि, या जानकर माने कि समझ प्लस एक्शन या समाधान प्लस एक्शन है सुख, कि हमें हमारी समझ में उतना विस्तार नहीं हुआ है या गहरापन नहीं आया है कि वो एक्शन में अभी तक नहीं आया है। हाँ, दूसरे वाला ज़्यादा ठीक है। अभी समझ हमारे पास सूचना के रूप में है, इंफॉर्मेशन के रूप में है। अभी समझ हमारे पास सूचना के रूप में है, तो उसका सूत्र है सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। सुना हुआ मेमोरी में आ गया, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, तो दूसरों को प्रभावित करने के काम तो आ ही जाता है। ठीक है, पहले कपड़े दिखाता था, विचार दिखाता हूं, तो नए टूल्स मिल गए हैं, धंधा वही पुराना है। समझा हुआ जीने के काम आता है। बढ़िया, खुश हो ना? है? बोले इतनी पढ़ाई तो स्कूल टाइम में भी नहीं की थी। स्कूल कॉलेज में इतने घंटे कभी नहीं बैठे। तो देखिए अब समझ में आता है, अब समझ में आता है कि एक मानव की, अब समझ में आता है, अब हम नया अर्थशास्त्र लिख सकते हैं कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, निश्चित हैं। निश्चित हैं को सीमित लिख दें तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हैं। कैसे? एक इंटरनेट पे लिखा है एक आदमी रोज 400 ग्राम खाता है, उसको डबल भी कर दें, 1 kg कर दें, इंटू 365 डेज, इंटू 80 ईयर्स, पहले चला गया तो बचेगा। कितना हो गया ये? तो लगभग ये 320 क्विंटल एक आदमी सारी जिंदगी में, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, 320 क्विंटल सब कुछ मिला के पूरी जिंदगी में, ठीक है। पर एकड़ निकालते हैं तो ये 1/10 ऑफ एकड़ में पैदा हो जाता है। तो एक आदमी के लिए जिंदगी भर के प्रोडक्शन के लिए 1/10 ऑफ एकड़ की आवश्यकता है। भारत में आज भी डेटा देख के वेरीफाई कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति 1 एकड़ से ऊपर अभी भी शायद है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, कितना होगा? यदि कोई निकाल सकता तो देख लेना, एक जन देख लो, सब मत लग जाना उसी काम में, है ना? तो इससे ये समझ में आता है कि यदि आवश्यकता के रूप में देखें
तो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। अपने अपने घरों का रूफ एरिया देखें और पर हेड से डिवाइड करके पर हेड रूफ एरिया निकालें। पर हेड रूफ एरिया कितना आ रहा है? 284। तो लगभग शहरों में ये पर हेड रूफ एरिया 300 से 400 स्क्वायर फीट आता है और गांव में ये 1000 स्क्वायर फीट आता है। तो शहरों में काफ़ी गरीबी है गांव की तुलना में। यदि पुरुषों से पूछूं कि साल भर में कितने जोड़ी कपड़े नए खरीदते हैं, पुरुषों से पूछा 4 या 5, कई साल से पूछ रहा हूं, 4 ही हैं, कई साल हो गया मेरे को पूछते हुए। तो लगभग पुरुष बताते हैं कि 4 जोड़ी कपड़े इंटू 80 पहले चला गया तो बचेगा। ठीक, अब महिलाओं से पूछूं कि नहीं पूछूं? पिछले 20 साल में यही जवाब मिला है कि इस क्वेश्चन को नहीं पूछो। ठीक, तो आज तक फिर मैंने पूछा नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पड़ोसी को चमकाना नहीं है, और सूत्र क्या है? चमका हुआ चमकाता है, डरा हुआ डराता है, दबा हुआ दबाता है, दुखी आदमी दुखी करता है, सुखी आदमी सुखी करता है, समाधानित आदमी दूसरे के लिए समाधान को प्रस्तुत करता है। तो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। तो इसका मतलब है कि यदि स्वयं के विश्वास में कमी नहीं है, यदि स्वयं के विश्वास में कमी नहीं है, तो मेरे घर से मेरा सम्मान नहीं होगा और वो लोग मेरे घर मत आएं जो घर देख के आते हों। जिनको पत्थरों से मिलने का शौक है वो मेरे घर मत आएं, जिनको मुझसे मिलने का मन है वो आ जाएं। कैसा रहेगा? है ना? मेरे पास कार नहीं है, आपको खराब लगता है, मेरे से आपका दुख देखा नहीं जाता है, तो आप एक कार ड्राइवर सहित गिफ्ट कर दो। कि मेरे को चलाने का भी मन नहीं होता है ना? मुझको कार चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे से आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। तो मेरे पास कार नहीं है, इससे आप परेशान होते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी ज़िंदगी में मुझको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, इसको मैं तय करूँगा, इसको लोग तय नहीं करेंगे। तो क्या समझ में आया? यदि 2 में से एक ऑप्शन है कि मकान किराए पे हो और ज़िंदगी अपनी हो जाए, या ज़िंदगी किराए पे रह जाए और मकान अपना हो जाए, ज़िंदगी भी अपनी हो जाए मकान भी अपना हो जाए, तो बेस्ट ऑप्शन है। पर दोनों में से एक ऑप्शन हो तो कौन सा लेना ठीक है? और ज़्यादा अकल वाला मकान बनाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो हर साल एक ब्रांड न्यू मकान में रहता है। भी आप वही कपड़ा ज़िंदगी भर कितनी बार पहनोगे? तो वही पुराने मकान में क्यों रहा जाए सारी ज़िंदगी? और यदि आप आज की डेट में ठीक ठाक घर बनाएंगे तो कितने का बनेगा? 50-60 लाख। ठीक है, तो 50-60 लाख का घर बनेगा तो उसका ब्याज कितना होगा? 50,000 रुपये महीना। 25,000 में शानदार घर मिलेगा। ठीक, तो भाई साहब हर साल नया मकान, और अपना स्टैंडर्ड है, हम हर साल फ्रेश मकान यूज करते हैं। आपकी तरह पुराने मकान में 40 साल रहते हैं, ये सब भी तो क्या है। अभी नया मॉडल आया है कि कपड़ा एक बार पहनो और फेंक दो, धो के तो गरीब लोग पहनते हैं।
यूज एंड थ्रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल अपनी ही मनस्थिति की बात है। हाँ, वो बात अलग है कि मकान आपके लिए है कि सामान के लिए है। कई लोगों ने सामान रखने के लिए घर खरीदा है। तो घर मेरे लिए है कि सामान के लिए है? यदि घर मेरे लिए है तो मेरे लिए जगह ज़्यादा होगी कि सामान के लिए ज़्यादा होगी? फिर मेरे लिए ज़्यादा होगी, घर खाली खाली होगा। और जब सामान के लिए है तो आपके लिए थोड़ी सी जगह होती है, सामान के लिए ज़्यादा जगह होती है। तो तय आप कर लें कि आप क्या कर रहे, क्यों कर रहे। यदि ये क्लैरिटी हमारी बनती है तो यदि पड़ोसी को चमकाना नहीं है तो भाई साहब आवश्यकता, आज जितने कपड़े हमारे पास हैं वो इस पूरी शरीर यात्रा के लिए काफ़ी हैं कि नहीं है? जब आप मर जाओगे ना, वो जितने कपड़े बचेंगे, कोई हाथ नहीं लगाए उन कपड़ों को। आज भी आप देखो, हमारे पास जितनी सारी चीज़ें हैं, हमारी गाड़ी 24 आवर्स हमारे लिए तैयार रहती है। हम कितने घंटे यूज़ करते हैं? 1 या 2 घंटा। तो 94%, 96% हमारी गाड़ी हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है। हमारा मोबाइल 1-2 घंटे यूज़ होता है, 24 आवर्स काम करता है। हमारी आवश्यकता से हमारा मोबाइल कितने % ज़्यादा है? हमारे घर में कितने कमरे हैं और कितने कमरे ऑप्टिमली यूज होते हैं? कई कमरे तो इंतजार ही कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं, बहुत दिन हो गया। और भाई साहब, कपड़ों के आंसू आते होते तो घर में सैलाब बना रहता, क्योंकि कई कपड़े तो जिंदगी में ऐसे रिटायर हो जाते हैं, नंबर ही नहीं आया, खासकर बहनों के। तो इसका मतलब है, यदि आज और अभी आकलन करें तो कितनी चीजें हैं जो मेरी आवश्यकता से आज और अभी ज्यादा हैं, या उल्टा आकलन करें, क्या ऐसी चीज है जो मेरी आवश्यकता से कम है? यदि पड़ोसी को नहीं चमकाना है तो, आप चमके हुए नहीं हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो आपके पास कम है? भौतिक वस्तुओं की बात कर रहा हूं। कोई चीज है जो कम है घर में, तो आप पाएंगे कि कोई भी चीज की कमी नहीं है। गाड़ी भी ठीक ही है, वो तो पड़ोसी को देख के लग रहा है यार उसका मॉडल तो बदल गया, हमारा तो वही चल रहा है। तो यदि आप चमके हुए नहीं हैं, यदि विश्वास में कमी नहीं है, तो भाई साहब आप पाएंगे कि जितना सामान आपके पास आज की डेट में है वो इस शरीर यात्रा के लिए शायद पर्याप्त है ना? तो कम से कम आज भी हमारे घर में जो भी हमारी समस्याएं हैं, मैं बार बार इस क्वेश्चन को पूछता हूं ताकि आपके जहन में ये स्थिर हो जाए, हमारे घर में समस्या साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है? पैसे की कमी के कारण है कि प्यार की कमी के कारण है? दिन भर हमारी मेहनत पैसे में और साधन में लग रही कि प्यार कैसे बढ़े और संबंध कैसे ठीक हो, इसमें लग रही है ना? पैसे और साधन में लग रही, तो सामान खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल कहीं और से आती है और उसको एड्रेस बिल्कुल कहीं और कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, जिंदगी का एड्रेस ही गलत है। आप 24 घंटे भी मेहनत करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी का एड्रेस ही गलत है। प्रॉब्लम भाव की है, प्रॉब्लम संबंध की है, प्रॉब्लम स्वयं में विश्वास में कमी की है। और हम मकान का साइज बढ़ाते हैं, गाड़ी का साइज। मैं नहीं कह रहा हूं कि मकान खराब चीज है, मकान भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, साड़ी भी अच्छी हो, मोबाइल भी ठीक हो, और मेरा मन भी ठीक हो। मेरा मन भी ठीक हो। मेरा मन ठीक नहीं है तो सब बेकार लगता है। तो मुझको लगता है कि जितना ध्यान हमारा भौतिक वस्तुओं की ओर गया है, शरीर की ओर गया है, उससे कहीं ज़्यादा मुझको लगता है कि दूसरी बात भी कर सकते हैं। अभी क्या समझ में आया? अभी समझ में आया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त हैं। बताइए क्या कमी है इसमें? क्या लिखा था सुबह? आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं। इसको पढ़ने से कैसा लगता है?
इसको पढ़ने से कैसा लगता है? पढ़ने से ही घबराहट होती है कि स्ट्रगल करना ही होगा और आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, एक अनिश्चितता दिखाई देती है। भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। अब कैसा लगता है? रईसी सबकी पूरी हो सकती हैं, है ना। और भाई साहब बहुत है इस धरती पे, बहुत है, बहुत है। यदि सही अर्थों में देखें, मैं कहता हूं और थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी मेरी सोचने विचारने की क्षमता है, उसका 24 घंटे में से कितने घंटे मैं उसको मीनिंगफुल प्रयोग करता हूं, इसको देखें। क्या लगता है? कितने घंटे? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? मेरे सोचने विचारने की क्षमता का 24 घंटे में से मैं कितने घंटे बहुत मीनिंगफुल इन्वेस्ट करता हूं। मीनिंगफुल का मतलब है या तो वो शरीर की आवश्यकता के लिए है या वो भाव की आवश्यकता के लिए है। कितने घंटे है? अरे आप कुछ नहीं कर सकते जब आपको ये पता ही नहीं है कि आवश्यकता कितनी है, यही तय नहीं हुआ, उसके बाद कितने घंटे लगा लो। जब ये तय ही नहीं हुआ, आवश्यकताओं को तय करने का योग्यता ही नहीं बना, हमेशा आवश्यकता पड़ोसी से प्रभावित है, वो टीवी के एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हैं। चूंकि वो क्या है, एप्पल, चूंकि एप्पल का नया मॉडल आ गया है इसलिए मेरे को लेना है। मेरी जरूरत है कि नहीं? तो इसका मतलब है यदि मेरी आवश्यकताओं के निर्धारण की योग्यता नहीं है, अब आप मीनिंगफुल लगाओगे कहाँ, है ना। यदि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की समझ ही नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट ही नहीं है, तो लगाओगे कहाँ। तो आप देख सकते हैं इतना मिसयूज होने के बावजूद भी साधन कितने हमारे पास आ गए हैं। उस तरह से देखोगे तो जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आराम से सब काम हो सकता है। तो क्लैरिटी बनी कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। खुशी की बात यह है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? हाँ, 1/10 ऑफ लैंड का मतलब है कि रिसोर्सेज पर्याप्त है, लेकिन हर मानव में उत्पादन की क्षमता उसकी आवश्यकता से ज्यादा है। ये कैसे बोले? ये कैसे बोले? तो मैं तो सिंपल गणित लगाते रहता हूं। एक महिला किचन में जितना खाना बनाती है या पुरुष जितना बना सकता है, सारा वो खा सकता है। एक आदमी खेत में जितना उत्पादन करता है, सारा वो यूज कर सकता है। एक आदमी जितनी गाय भैंस रख के दूध पैदा कर सकता है, सारा पी सकता है। एक आदमी फैक्ट्री में जितना उत्पादन करता है, सारा यूज कर सकता है। और यदि मैकेनाइज्ड कर दिया तो और कहीं गुना ज़्यादा हो गया, है ना। आज भी भारत में कमाने खाने वालों के बीच बोलते हैं 1:5 के रेशो है। तो मानव में उत्पादन करने की ताकत बहुत ज़्यादा है ना। और उसकी आवश्यकता बहुत, तुलना में आवश्यकता कम है। इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव का नाम समृद्धि है। हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। बताइए इसमें क्या कमी है? लेकिन अभी दूसरी आवश्यकता बची हुई है। दूसरी आवश्यकता के बारे कहा, मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। विश्वास, सम्मान असीम है। और ये कैसे पूरी होती है? ये कैसे पूरी होती है?
समझ से। ये समझने से ही पूरी होती है, दूसरे के नमस्ते करने से नहीं होती है। यदि ये ध्यान चला जाएगा तो हमेशा दो है ना निर्भरता, तो पता चला कि ये समाधान से पूरी होती है, ये समझने से पूरी होती है। समझ बराबर समाधान बराबर सुख, ऐसा विस्तार से लिख सकते हैं, आगे उसको देखेंगे। ये समझने से पूरी होती है। खुशी की बात यह है कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। कितना बढ़िया। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता मानव में पहले से मौजूद है। ठीक, इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। बताइए, कोई कमी हो तो बताइए, कोई कमी हो तो बताइए। सर ये इस लाइन में थोड़ा सा क्वेश्चन है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है कि मतलब अपन एवरेज में देखेंगे तो हो सकता है कि एक मानव जो है वो ज़्यादा कर पाए, पर हर मानव मतलब हर मानव में, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे कि अब जो आपने बोला था इस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो अब स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो उतने स्किल्ड ही नहीं है कि वो अपने वो आप हमारी कर पाए। प्रॉब्लम है। आपको जाना वहाँ पड़ेगा कि हर पैदा हुआ बच्चा जन्म से, यहाँ जाना, जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो देखना पड़ेगा। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, ये 4 लाइन 5 लाइन एकदम पकड़ के रखो। न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। लगना पड़ेगा ठीक से। देखो ये शिविर करने से नहीं आएगी समझ। हाँ, जैसे 4 साल मेहनत किया, आईआईटी के लिए किया, अपने इंजीनियरिंग के लिए किया, ठीक से लगना ही होगा। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये कर लेना ठीक हो जाएगा, कोई टिप्स बता दिया, ये वो नहीं है। अपने में उसको प्रोसेस करना होगा। तो ये सही कार्यभार करना चाहता है, वो सत्यवक्ता होता है। पैदा हुआ बच्चे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स धरती के सभी बच्चे में मिलेगा। अब पैदा होने के बाद उसके परिवार में, उसका समाज में, उसकी एजुकेशन में यदि उसको ठीक से स्किल और समझ उपलब्ध नहीं कराया गया तो ये उसका दोष नहीं है, परंपरा का दोष। तो हम माँ बाप दोषी हैं बच्चे के लिए, क्योंकि देखो भारत में लगभग स्थिति ये है कि मैंने पहले भी कहा, ग्रेजुएशन करना यहाँ बहुत कंपलसरी है, कहीं तो शादी नहीं होती है। और ग्रेजुएशन करके आदमी को कुछ आ जाता है ऐसा है नहीं, सब टाइम पास है। जब हमने इंजीनियरिंग की थी तब हम लोग मेहनत करते थे। अभी तो इंजीनियरिंग भी जैसे बीए एमए एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के करते हैं। वो कुंजियाँ नहीं आती छोटी वाली, अजय माला, है ना, सब ऐसे ही चलता है। पता नहीं, बहुत दर्दनाक है। मतलब मेरे मन में सबको देख के खूब जोरदार पीड़ा होती है कि कैसे एक भरी जवानी लुटती है। एक व्यक्ति जो कितना काम का हो सकता था, कितना उपयोगी हो सकता था, उसके पास पूरी सामर्थ्य थी, वो सब कुछ कर सकता था, हमने उसको कहीं का नहीं रहने दिया। जब मैं ये सब बातें बोलता हूं तो आपको खराब लग सकता है। जो कुछ किया है वो भी कम नहीं किया है। हम बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो जब मैं ये सब कह रहा होता हूँ तो जो अच्छा हुआ है उसकी स्वीकार्यता उसमें रहती ही है, लेकिन और बहुत अच्छा होने की आवश्यकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। जितने भी विकसित देश हम मानते हैं उसमें 96% स्किल लेवल है। 12th के बाद आपको पता होगा 10th या 12th तक की एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है। 12th के बाद बच्चे 1 ईयर गैप करते हैं और 1 साल वो घूम के ये समझता है कि मुझको ज़िंदगी में क्या करना है, पढ़ना है, रिसर्च करना है, प्रोडक्शन में जाना है, कोई स्किल लेनी है
है ना, उसके बाद की ज़िंदगी वो अपनी हिम्मत से जीता है, जॉब करता है, पढ़ता है, पढ़ा। हमारे यहाँ वो ग्रेजुएशन तक क्या 2 बच्चे का बाप हो जाता है तो भी उसको अपने निर्णय लेने नहीं आते हैं, है ना। मतलब पुराने माँ बाप अब तो नहीं रहे, पुराने माँ बाप ऐसे थे, वो सूसू करने भी जाए तो 4 बच्चों का बाप पूछ के ही जाए तो ही ठीक है। ये हमारे यहाँ एक्सट्रीम है कि ये इतनी ओवर पैम्परिंग है। एक वो देश हैं जहाँ उसको जितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो भी उपलब्ध नहीं है। दोनों एक्सट्रीम है ये। तो एक संतुलित पालन पोषण कैसे हो ताकि हर बच्चा अपनी क्षमताओं के साथ में विकसित हो सके। तो हमारे देश में स्किल का कोर्सेज जितने चलते हैं वो सब बहुत सारा तो ऐसे ही है, अनावश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ 4% स्किल का रेशो है पूरी पॉपुलेशन में से। अभी आपको यदि पता होगा तो मुंबई में प्लम्बर से लेके इलेक्ट्रीशियन से लेके ये सब चाइना से आते हैं बड़ी संख्या में। हमारे देश में प्लम्बर और टेक्नीशियन और ये नहीं मिलते हैं क्योंकि छोटा काम अब कोई करना नहीं चाहता है? तो ये तमाम चीज़ें आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों को हमने उसको सम्मान भी नहीं दिया भैया। देखो बहुत सारा डाटा आप ठीक से देखोगे तो उसकी रूट्स कहीं और हैं। हमारा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कौन सा किसी काम का थोड़ी रहता है, 70% 80% किसी काम का नहीं है। वो सिंपल एक ग्रेजुएशन किया है, उसका इंजीनियरिंग से कोई लेन देन है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने काम को सम्मान के साथ जोड़ा हुआ है। ये बहुत गहरा इशू है। जब इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो उसमें तो वो क्षमता थी कि वो अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक उपयोगी और प्रोडक्टिव हो सकता था। क्योंकि हम लोग नॉन प्रोडक्टिव होने को ही अच्छा माने, पढ़ लिख गया इसको अच्छा माने, हाथ से काम करने को खराब माने, और हमको मुंह चलाना और पेन चलाना ही आता है, उसके सिवा हमको कुछ आता नहीं है। जितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें से हमको क्या बनाना आता है। तो हमारी एजुकेशन 20 साल की एजुकेशन ऐसी है कि हमको हाथ से कोई काम करना नहीं आता है। जो भी कुछ सीखते हैं जॉब में आके फिर सीखना शुरू करते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि एजुकेटेड आदमी ही बेरोजगार मिलेगा, अनएजुकेटेड आदमी कभी बेरोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई काम करता ही है ना। तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की है। उसको धीरे धीरे और ठीक करने की ज़रूरत है ना। अभी हमको समझ में आ रहा है कि, लेकिन जो बात कहना चाहता था वो ये, देखिए 2-4 लाइनें बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और फिर एक निष्कर्ष तक हम पहुँचेंगे। मैंने पहले भी एक बार सभा में बीच में कहा था कि जब भी मुझको ये पता चलता है कि मैंने गलती किया है तो मुझको कैसा लगता है, और लोग कितना भी कहें मुझको पता है कि मैंने गलती नहीं किया है, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये प्रकृति का नियम है कि गलती बराबर दुख है। और मानव दुखी होना चाहता है? नहीं चाहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। इसलिए जब भी किसी से गलती होती है उसको बोलो गलती किया, जानबूझ के थोड़ा ना की है। तो हमेशा आदमी इस बात से बचना चाहता है कि गलती मेरे ऊपर फिक्स हो जाए, वो उसको किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि मानव गलती करना चाहता नहीं है। ये मानव की मौलिकता है, ऐसा मानव है। लेकिन करता है कि नहीं करता है? करता है। क्यों करता है? क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन वो समझ बेशक ना हो, वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। तो सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि उसको लगता है कि कोई गलती करना आवश्यक है और गलती किए बिना मैं सफल नहीं होऊंगा, तो वो गलती कर डालता है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सर्वे करके देखा तो पूछा तो पाया कि 90% बच्चे किसी भी हाल में सफल होना चाहते हैं, उनको कोई भी गलती क्यों ना करनी पड़े। ऐसा मैंने खुद कॉलेजेस में जाके, क्लास में जाके सर्वे किया है। आर्ट्स कॉमर्स के कॉलेजेस में ये रेशो कम मिलता है। वहाँ लड़के लगभग 70% बोलते हैं कि गलती करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन सफल होना चाहते हैं। लड़कियां बोलती हैं कि छोटी गलती करना चाहेंगे, बड़ी गलती करना नहीं चाहेंगे सफलता के लिए।
तो इसका मतलब ये है कि जितना व्यक्ति प्रोफेशनल होता जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाता है, जितना आदमी ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उतना वो असफलता को फेस करना नहीं चाहेगा, और यदि गलती करने की आवश्यकता है तो गलती कर ही डालता है। तो एक बात समझ में आया कि मानव सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। इसको उल्टा कर दें, क्या? इसको उल्टा कर दें। यदि बिना गलती अपराध किए मानव सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो क्या कोई गलती करना चाहेगा? ठीक हो गया? कल्पना में भी नहीं करना चाहता है। किसी को पता नहीं है मुझे, मेरे अंदर कोई गलत विचार चलता है, उससे मैं कितना पीड़ित रह सकता हूं, ये अंदाज़ा हम में से हर एक को है जो उस फेज से गुजरा होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक धरती पे हम ऐसा कोई व्यवस्था का मॉडल नहीं दे सके जिसमें कि हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सफल हो सकता है, हर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जिंदा रहने के धरातल पर अभी हमारे सफलता के मॉडल सभी लोगों के लिए हैं या कुछ ही लोगों के सफल होने के लिए हैं? आईएएस कितने बनेंगे? 100। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? 4000, क्योंकि बाकी जो आईआईटी बने हैं उनको लोग आईआईटी मान ही नहीं रहे, बहुत झंझट है ना। आईएम को भी एबीसी को आईएम मानते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता, उसके बाद वाले आईएम नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है और ये भी वहाँ जाके क्या कर लिए, है ना, वाकई में कोई समाज देश की समस्याएं कोई सॉल्व कर दिए, पता नहीं। हाँ ठीक है, कुछ पैसा ज़रूर कमाए होंगे, कुछ अच्छा भी किए होंगे, लेकिन ये क्लैरिटी हमारी बनती है कि जिंदा रहने के धरातल पर क्या सभी सफल हो सकते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सभी सुखी होना चाहते हैं लेकिन कुछ ही लोगों के सुखी होने की संभावना है, वो भी हो नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। ठीक, क्योंकि हमें इन्होंने लौट के वापस आके बताया भी तो नहीं। हमारे समाज के बुजुर्गों ने यदि समाज में लौट के आके बताया होता कि यार मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया और मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, तुम कुछ और सोचना, ऐसा नहीं बताए हमको लौट के। भाई लौट के बताए होते तो युवा पीढ़ी सोचती यार इसका मतलब कुछ और सोचने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है क्या गलती हो गई? फिर से क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, निष्कर्ष आपसे पूछूंगा। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है ना। यदि कोई ऐसी व्यवस्था उपलब्ध हो सके जिसमें मानव बिना गलती अपराध किए सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो वो गलती करेगा? नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था संभव है कि नहीं है? ऐसी व्यवस्था संभव है कि नहीं है? कैसे संभव है? क्योंकि हमको मानव का अध्ययन करके पता चला कि मानव की भौतिक आवश्यकता अलग है, भाव की आवश्यकता अलग है। क्या गलती हो गई रॉबिन्सन से? रॉबिन्स क्या गलती किया? रॉबिन्स गलती किया, मानव की सीमित आवश्यकताएं शरीर की प्लस असीमित आवश्यकताएं मन की, सीमित असीमित बराबर असीमित आ गया। तो रॉबिन्स को मानव समझ में नहीं आया। हाँ जी, ये जो पूरा अभी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट टी ब्रेक सेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सारा आई एम कन्विंस्ड, उसमें मेरे लिए नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हमको और स्प्रेड करना है। तो जब हम सपोज़ हम ये जो अब बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस बहुत है, ये है भी सही। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे, लोगों के पास बहुत है, तो उनको शेयर्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा है, ओला उबर में जा रहे हैं, शेयर्ड इकोनॉमी बढ़ रहा है।
समझ में आ गया है कि गाड़ी रखनी नहीं है, गाड़ी रखेंगे तो पड़ोसी से झगड़ा होगा, तो कम से कम झगड़े से बचने के लिए गाड़ी नहीं रखते हैं। ऐसा भी दिल्ली में ट्रेंड है, बन रहा है। तो वो सब ठीक है। लेकिन कल को अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट या ऐसे पार्टिसिपेंट के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला मैटर स्पेशली, कि हर मानव में उत्पादन करने की क्षमता है, सीमित है, तो उसको जब हम ये बात करेंगे, क्योंकि अगर वो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन उस प्रोसेस में उसको कैसे निकालेंगे? उस प्रोसेस मतलब ये जो समझाने के जो प्रोसेस है, जब हमने एबंडेंस की बात की कि इतना ही काफ़ी है, वो तो कहेगा मेरे पास तो इतना भी नहीं है। कितना नहीं है? आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर स्टार्टा इनकम ग्रुप। हाँ, तो वो तो देखिए, उस टाइम पे आप लोअर स्टेटा की भी बात करेंगे ना भैया, हाँ, तो आप दिल्ली में भी बात करेंगे, और दिल्ली के पास के गांव तो खैर बहुत रईस हैं, दिल्ली के पास के गांव में गरीबी नहीं मैं है, दिल्ली है ना, खाली दिल्ली की बात नहीं कर लेकिन रहा। पूरे देश की भी बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे हम लोगों ने आदिवासियों के साथ में शिविर किए, हाँ, हम वही लोगों वही ने- पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हम लोगों वहाँ ने क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस यही है, एक बढ़िया एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मैं 3 साल जॉब किया, 92 से 95, 91 से 93, और 3 साल जॉब करके मेरे को समझ में आ गया कि ये 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, और मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा गांव हापुड़ के पास है, तो छत और रोटी घर में है, ज़िंदगी भर कुछ नहीं करेंगे, घर वाले गालियाँ जरूर देंगे सुबह शाम, पर छत और रोटी उपलब्ध है। तो बहुत क्लैरिटी थी कि रोटी के लिए तो ज़िंदगी नहीं होती है, ये क्लैरिटी थी, लेकिन ज़िंदगी क्या होती है ये पता नहीं था। जब आसपास पूछना शुरू किया तो कुछ पता नहीं चला, लोग बोले फालतू बोलते, मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो, इस तरह की बातें हुई। धीरे से ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई, जॉब छोड़ा, 3 साल दिल्ली में नेलकोट, कपाट, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब के साथ में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए। काम करके ये समझ में आया कि पैसे से विकास नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मानसिक स्तर पे है, क्योंकि हमारे घरों की प्रॉब्लम देखी है ना, तो ये समझ में आया कि हमारा काम करने का अप्रोच गलत है, प्रॉब्लम मानसिक स्तर की है, और हम फिजिकली कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से छोड़ा, घूम फिर के ये समझ में आया कि यार ये फंडिंग से काम नहीं करना है, हमको गांव समझ में आता नहीं है, और जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट होते थे, मेरे साथ एक अच्छा संयोग था कि मेरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिल जाता था, क्योंकि मेरे अंकल एक डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे, उनके थ्रू मेरे को बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। तो मैं सबसे एक ही सवाल पूछता था, पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तुमने कोई गांव खड़ा किया हो और तुम्हारे हटने के बाद वो गांव सस्टेनेबल हो, भाई 70 साल की यात्रा में कितने गांव ने अपने गांव के बाहर ये बोर्ड लगाया कि अब हमको सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारा गांव सेल्फ रिलायंट है? ये बोर्ड क्यों नहीं लगा अभी तक? गरीबी रेखा हर साल बढ़ती है कि घटती है? संख्या हर साल बढ़ती है, तो ना तो गरीबी हटी, ना ये गांव सुधरे, बल्कि गांव रहने के लायक नहीं बचे। जब इन सारी समस्याओं को आप सोचते हो तो घूम फिर के बहुत आपको, जितना आप घुसते हो, है ना, ये देखो, अन्यथा नहीं लेना, जॉब करते हुए, अपना सिक्योर्ड बिजनेस या नौकरी करते हुए जब आप देश की समस्याओं के बारे में सोचते हो, वो सोचना बहुत सरफेशियल होता है, वो डिस्कशन के काम आता है, जमीन पे किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के काम नहीं आता है। जब आप सब छोड़ छाड़ के उतरते हो तो पहली बार ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम के रूट्स कितने गहरे हैं। तो ये सब समझ में आने के बाद में दिल्ली में 3 साल काम करके ये पता चला कि यार हमारे गांव में तो पहले से भी, जब हमने बचपन का गांव देखा था तो पैसे कम थे, भाव ठीक ठाक था, घर में कोई भी आया, आते हमको पता था अब हमको दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो घर और गांव में, हमारा घर और उसमें थोड़ी दूरी होती थी। अब जब बड़े हुए तो अब कोई आता है तो उठते समय जब आदमी उठने लगता है ना, तब बोलते हैं चाय तो पी के जाते। वो भी समझ में आता है कि इज्जत बचा ले, चाय तो मिलेगी नहीं। कहता नहीं मैं तो पी के ही आया था। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो इस पूरी यात्रा में फिर फाइनली ये समझ में आया कि प्रॉब्लम माइंडसेट का है और सॉल्यूशन इनके पास भी नहीं है। तो एक दिन तय किया कि किसी गांव का निवासी होकर 10 साल रहना है, फंडिंग के साथ नहीं रहना है। तो मैंने बस्तर के एक गांव को चुना दिल्ली में बैठ के।
ठीक, संयोग था, वो कहानी लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो केवल इस हैसियत से बस्तर के एक गांव में चला आया कि मेरे देश के गांव इतने गरीब नहीं हैं कि मेरे को छत और रोटी नहीं मिलेगी, और मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूं कि मैं उन पे बोझ बनूंगा। तो मैं गांव में रहना शुरू किया। फिर उनके साथ मिलके बहुत सारे शिविर, धीरे से हमको बात लग गई तो बहुत सारे शिविर और बहुत सारा प्रोसेस हमने किया। तो इससे ये समझ में आया कि गांव में भी जब हम कह रहे हैं तो गरीबी मानसिक ही है, और गांव की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने शहर वालों को अपने से विकसित मान लिया है और एजुकेशन को कोई बहुत बड़ी चीज मान लिया है। तो गांव वाले की प्रॉब्लम उसकी अपनी स्थितियां नहीं है, गांव वाले की प्रॉब्लम साधनों का ओवर इवैल्यूएशन और एजुकेशन का ओवर इवैल्यूएशन और अपना अंडर इवैल्यूएशन है। इसलिए उसको समझने में प्रॉब्लम, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसको लगता है कि मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बोल पाते हैं, वो अपनी बात कहने में संकोच करता है। लेकिन अब वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो बोर्ड भी यूज नहीं कर सकते, तो बोल के ही शिविर चलता है, बातचीत में ही चलता है, बोर्ड भी गया क्योंकि वो तो लिखेगा नहीं। तो एक आदिवासी था, उसने किसी एक शिविर में, वो पहले कई शिविर कर चुका था, तो उसने किसी एक शिविर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसका एक हाथ नहीं था और उसको खेती करना है, और जंगल में बोझा काटना, तो कैसे पैर रख रख के बोझा अपना काट लेता, बोझा मतलब धान काटना। अब धान का बोझा सर पे कैसे रखे, दो हाथ से उठाएगा तो सर पे रखेगा। तो वो आदमी बोलता था कि मैं मेरी जिंदगी में हमेशा अपने भाग्य को कोसता था कि मेरा एक हाथ क्यों चला गया, और मैं किसान के घर में क्यों पैदा हुआ, मेरे को इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, मेरी जिंदगी इतनी नर्क क्यों है, ऐसा मैं अपने आप को कोसता था। अब जैसे जैसे उसने शिविर किया और उसको समझ मिली, तो सारी चीज़ों पे फिर आदमी का ध्यान जाता है। आवश्यकताएं, यदि आप उस परिवेश में रहते हो, तो जब हम बस्तर के घर आपको यदि देखोगे, तो भाई साहब सागवान की लकड़ी जो आप खरीद नहीं सकते हो, वो लकड़ी के पेड़ काट के 2 हिस्से करता है, उसके बीच में से 2 हिस्से करता है, 1 एकड़ की बाउंड्री सागवान की है। और बस्तर की जो परंपरा है, उसमें नाली का, घर का नाली का पानी बाहर नहीं आएगा, उसके घर के पीछे ही उसकी बाड़ी होती है, तो घर का पूरा पानी उसकी बाड़ी में जाता है, वहाँ सब्जी पैदा करता है, उसके पीछे उसके पशु रहते हैं, पूरे घर, सड़क एकदम साफ सुथरी, बहुत स्वर्ग है भाई साहब, है ना। उस बस्तर में हमने बहुत समय बिताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिविर के बाद अब वो कहता है कि अब तो जिंदगी में बाहर आ गई, अब तो मैं समझ गया मैं अधूरा नहीं हूं, मेरा शरीर अधूरा है। मैं मतलब जिसमें समझने की ताकत है, तो मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरा एक हाथ नहीं है, और नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो इससे क्या फर्क पड़ गया, हाथ थोड़ी आ गया। तो बोझा कैसे उठाते हो, बोले बोझा वो ऊंची मेंढ पे रखता हूं और नीचे घुटना मारता हूं, बोझा सर पे जाता है। आपने शहरों में भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी दोनों टांगे या एक टांग नहीं है, और वो दिल्ली की सड़कों पे शानदार गाड़ी चलाते हैं। तो मैं समझ में आया कि विकलांगता मानसिक फिनोमिना है, विकलांगता शारीरिक नहीं है। शरीर विकलांग है ये प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक रूप से हम विकलांग हैं ये प्रॉब्लम है। तो एक बार आदमी का वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसको तो समझ में आता है यार अभी भी ज्यादा है। यदि एक बार आदमी के भीतर ये समझ की पूंजी बनती है, ये खुशी की पूंजी बनती है, ये सोचने की पूंजी। आप बताइए, आज शिविर का चौथा दिन, ठीक है, आज चौथे दिन आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कल से ज्यादा है कि कम है? ठीक, चौथे दिन जब आप पहले दिन आए थे तो आपके विचारों की स्थिति पहले से शांत है, आपकी मनस्थिति कैसी है? कोई साधना की, बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, बढ़िया मजाक करते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया सोते हैं, है ना, और 10 घंटे 8 घंटे बैठ के क्लास करते हैं, चेयर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है ना। इसके बावजूद भी यदि कोई बात मेरी मानसिक स्थिति के लिए बहुत सूदिंग मेरे को मिलती है, मेरे सोच विचार में क्लैरिटी आती है, मेरी जिंदगी में मेरे को क्लैरिटी देती है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जिया जा सकता है। बिलासपुर जेल में 3 से 5 मर्डर किए लोगों के साथ काम किए,
वो हर्ष मंदर एक आईएएस थे जो बाद में छोड़ के एनजीओ में चले गए, उस समय वो वहाँ पे कमिश्नर हुआ करते थे। मनोज झलानी जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, है ना। अच्छा, आप लोग जुड़े हुए हैं। तो हर्ष मंदर जी बोले यार बाकी डिपार्टमेंट तो ठीक है, हमारा जेल बहुत प्रॉब्लम है, जेल में कुछ हो सकता है क्या। हमारे मित्र हैं गणेश बगड़िया जी, वो भी आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं और वो मनोज झलानी के सीनियर थे, तो एक सीनियर होने के नाते सम्मान था। तो हर्ष मंदर जी से मिले तो बोले यार जेल में बहुत प्रॉब्लम है, अब जेल में काम करना है तो क्या जेब कतरों के साथ काम करना है, और अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। बोले सबसे टफ कौन है, बोले 3 से 5 मर्डर किए हुए लोग, बोले इन्हीं के साथ शिविर करेंगे। उसमें एक शंभू दयाल था, वो पूरी की पूरी एक बुक अपने हाथ से अपना पूरा रजिस्टर बनाया। 17 बैरक हैं बिलासपुर जेल में। अब वो अपने गुप्ता जी वहाँ जेलर हुआ करते थे, और कैदी को किसी दूसरी बैरक में जाने की परमिशन लेनी होती है, पर वो शंभू दयाल तो खुद में ही एक अपने आप में बॉस था, वो पहले भी बॉस था, और शिविर करने के बाद वो गुरुजी हो गया, और वो सारी बैरक में शिविर लेता था। 400 लोगों की ग्रुप, जिसमें कलेक्टर मनोज झलानी, हमारे मित्र गणेश भाई और हम सभी लोग थे। उस 400 लोगों और सारे कैदी थे। 400 लोगों के बीच में शंभू दयाल ने कहा कि मैं इस सभा में घोषणा पूर्वक बोल सकता हूं कि मेरा आचरण निश्चित है। उसी भरी सभा में कलेक्टर साहब ने कहा कि जितने कॉन्फिडेंस से शंभू दयाल बोलता है कि मेरा आचरण निश्चित है, मैं नहीं बोल सकता। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि रायपुर जेल में महिलाओं के साथ हमारी बहनों ने काम किया, तो जेल हो गई, आदिवासी हो गए, इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, नेता हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, सब करके देख लिया। और स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज का वो स्टूडेंट वर्ग जो किसी की न सुने, जो ड्रग्स की स्मगलिंग से लेके और हथियारों की स्मगलिंग से लेके और व्यापारियों का फंसा हुआ पैसा स्वरोजगार योजना के तहत निकालता है ना, सबके साथ काम करके देखे, कभी कोई कमी नहीं आई, हमेशा रिजल्ट फुल बटा फुल। कमी कहाँ आई, कमी कहाँ आई, ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप को समझा हुआ मानता है। एक ब्यूरोक्रेट कहीं बैठा है तो वो अपने आप को समझा हुआ मानता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने आप को, और हम पढ़े लिखे हुए अपने आप को समझा हुआ मानते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ जूझने में आता है, उधर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आदमी आदमी है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो रिक्शे वाला है। एक बार दिल्ली में रिक्शे में जा रहा था, वो मेरी पुरानी आदत, घर कैसे चलता है कितने पैसे कमा लेते हो, रिक्शे का कितना किराया देते हो, ये सब जुगाड़, बच्चे की फीस कितनी है ना, सब हिसाब किताब लगा के देख अभी घर कैसे चलता है, यार ये कैसे घर चलाता है। ठीक है, वो धीरे से बोलता है, बाबूजी क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा कर्जा छोटा है, आपका कर्जा बड़ा होगा। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ना। तो जब मैं उसका हिसाब किताब लगवा रहा था, वो समझ गया, बाबूजी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा कर्जा 1 लाख का है, आपका 10 लाख का होगा, आप भी कर्जे में हो, मैं भी कर्जे में हूं तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, स्टेट ऑफ माइंड का खेल है। ऐसे लोग जिनके पास 7 पीढ़ियों का पड़ा है, 1 पैसा नहीं कमाएंगे तो कोई कमी नहीं आएगी, वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिनको कल का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा, पद अच्छा होगा तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा, या खाली हाथ होगा तो कुछ अच्छा कर पाएगा, इन सब का कोई रिलेशन है नहीं। कुल मिला के आपका एक जर्नी है, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी एक दिन में नहीं बना है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी काम कीजिए, आप कोई भी। दिल्ली में एनडीएमसी के साथ काम शुरू हुआ था, वो एनडीएमसी के सेक्रेटरी यादव है ना, तो हमें तो पहली शर्त, पहले आप शिविर में बैठोगे। बैठ गए शिविर में, उसकी टीचर बोली हमने 22 साल में पहली बार सेक्रेटरी का मुंह देखा है यही हाल मनीष भाई के साथ हुआ। पहली बार टीचर्स ने शिविर किया, जो लोग काफ़ी अच्छे उभर के आए उनके साथ घर में डिनर रखा। एक मैडम थी टीचर, रो दी, बोले 22 साल में पहली बार मंत्री का मुंह देखा है इतने नज़दीक से, कि मंत्री लोगों के बीच में आते जाते नहीं हैं।
तो वो करके बोलती है, मैडम बोलती है, बोले सोम भाई मेरे को ना अपने, वो जो मैडम थी वो दिल्ली गवर्नमेंट में पहले टीचर थी, फिर वो आईएएस हो गई, हस्बैंड उसका आईपीएस है दिल्ली में ही। मैडम बोलती है सोम भाई मेरे को ना अपनी हिंदी पे बहुत गुमान था और मेरे को आपसे ईर्ष्या हो रही है। बोले आपकी हिंदी हमसे ज़्यादा अच्छी है और आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर है और लगा है कि बात तो ठीक है। बोले मैं तो समझ पा रही हूँ, पर ये मेरे बच्चे कैसे समझ पाएंगे, ये तो रिक्शे वालों के बच्चे हैं। मैं कोई नहीं, ऐसा करते हैं स्कूल में चलते हैं और तुम लोग पीछे बैठना और वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी। तो यूट्यूब पे एक रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें कि मोती बाग या कहीं का कोई स्कूल है और 7th क्लास के सरकारी बच्चे हैं और ये सब पीछे बैठे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। अब बच्चों के साथ बात हो रही है, बच्चे देखो कैसे जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब में एक शिविर पड़ा है, चिल्ड्रन शिविर के नाम से, देखिए उसको। तो भाई साहब पहली बार ये जब आदमी से बात करो तो पहली बार पता चलता है ये आदमी का संस्कार कोई अलग चीज है। हम आप बहुत प्रभावित हैं किसी के कपड़ों से, किसी की गाड़ी से, किसी की एजुकेशन से। वो जो भीतर का आदमी बोलता है, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हो सकती हैं। हाईली क्वालिफाइड आदमी व्यक्ति के रूप में बहुत निम्न स्तर का हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड वाला भाग है, इसको अभी तक हम बहुत एड्रेस किए नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सवाल केवल इतना है कि आपका कमांड कितना है, सवाल इस पे आता है। तो हमारी खुद की पकड़ कितनी है और जो मैं कह रहा हूं वो मेरे आचरण में कितना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आचरण का हो पाता है। तो उधर कोई कमी नहीं आती है। बिलासपुर रायपुर जेल में एक महिला थी, उसका हस्बैंड अफीम का धंधा करता था और जब भी छापा पड़ता था तो पत्नी को जेल भिजवा देता था कि धंधा चलता रहे। पति चला गया, धंधा बंद हो जाएगा। तो पत्नी भी सोचती धंधा चलता रहे, मैं ही घूम के आ जाती हूँ। तो शिविर करके वो बोली मेरे को पहली बार समझ में आया मेरा पति मेरे को मिसयूज किया है। पर मैं उसका धन्यवाद दूंगी, वो मेरे को यहां नहीं भेजता तो मेरे को शिविर नहीं मिलता। है वो अलग बात है। पर मैं कहता हूं कि इतने बढ़िया रिजल्ट मिले हैं भाई जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे मरे हुए कॉलेज ऐसे खड़े होते हुए देखे, पूरा का पूरा कॉलेज। तो इन 20 सालों में हमने खुद जितना काम कर लिया, अब खुद काम कर लिया उसका कॉन्फिडेंस तो हमारा आएगा ना, है ना। अब दिल्ली जैसी जगह में कोई चीज बोल गई, अब और क्या चाहिए। दिल्ली जैसी भाव की बंजर भूमि में, बंजर भूमि है, केवल ईगो, केवल खोखलापन, कुछ पता नहीं, केवल अपनी ताकत का गुमान, अपने पद का गुमान, अपनी एजुकेशन का गुमान, जाति का गुमान, दिल्ली में रहता हूं इस बात का गुमान, और यूपीएससी से आया हूं, वो तो पूछो ही मत। बहुत प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद भी आदमी आदमी है, वो सुखी होना चाहता है। ये वाली डोर पकड़ लिए ना, उसके बाद वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी एजुकेटेड है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव में है कि शहर में, हाँ वो समझना चाहता है। जब नहीं भी समझना चाहते हैं, जैसे अभी हम आत्मा यूनिवर्सिटी के साथ में काम कर रहे हैं, 8000 बच्चों के साथ जनवरी 10 से शिविर शुरू होगा। तो पहले 3 दिन का करेंगे, 3 दिन का करके जो लोग विलिंग होंगे उनको अलग निकाल लेंगे, बाकी लोगों को बाकी उनकी रुचि के काम दे देंगे। फिर ये स्ट्रीम आगे बढ़ेगी, पूरा कॉलेज आगे बढ़ेगा। बाकी भी कर तो लिए, कम से कम उनको ये तो पता रहेगा कि कंटेंट क्या है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि मास के मासेस में काम होते हुए देखा। छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन में भी कभी किया था तो बहुत अच्छे रिजल्ट। तो रिजल्ट्स में कमी नहीं है। हाँ, ये लोग मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैसे काम करें, जब आपको यूनिवर्सिटी में काम करना होगा, जो आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये आदमी एक शिविर से आदमी तैयार नहीं होता है। एक शिविर से यही समझ में आता है यार बात अच्छी है, बस। अच्छा, सभी तैयार नहीं होंगे, ये बात भी पक्की है अभी, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की पहले से तैयारी है। सभी तैयार कब होंगे, जब वो क्लास 1 से एजुकेशन में आएंगे। तमिलनाडु शुरू हो गया, ये हिमाचल शुरू हो गया, सब बोल रहे हैं लोग कहाँ से लाओगे। लोग नहीं होंगे तो कुल मिला के फिर से एक कार्यक्रम बनेगा, फिर कुछ पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर कुछ लोगों की दाल रोटी चल जाएगी। इतना ही हो पाएगा। आपके ऊपर है, आप आदमी तैयार करोगे तो हो जाएगा।
हाँ जी, ये कंक्लूजन पहुंचा? क्या लगता है? तो ये बात हो सकती है सभी से? तो ये बात हो सकती है तो सभी समृद्ध हो सकते हैं, सभी सुखी हो सकते हैं, यही सफलता है। हर मानव सुखी हो सकता है, हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है, यही सफलता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आया है वो असफलता का मुंह देखने के लिए नहीं बना है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने जैसे अभी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको रीस्ट्रक्चर होने में एक टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे। आपको याद होगा, ये बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, जब इंजीनियरिंग एजुकेशन शुरू हुई थी तो इंजीनियरिंग टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, तो साइंस वालों ने इंजीनियरिंग पढ़ाई थी। ये मात्र बातें कितनी साल पुरानी हैं? 41 साल होंगे, है ना? मात्र 40 साल पहले, और आज दोबारा स्थिति बन गई। हमारा ही एक दोस्त के मित्र, हम बेटा यहाँ बैठा है, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, अब इंजीनियरिंग लेने की बजाय अब लोग बीएससी कर रहे हैं। एक समय था बीएससी वाले इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहते थे, पकड़ पकड़ के लोगों को इंजीनियरिंग में लाते थे। आज फिर से वही दौर शुरू हो गया, अब लोग इंजीनियरिंग करने की बजाय फिर बीएससी में जाना शुरू किए हैं। मात्र 40 साल लगा आने और ध्वस्त होने में। बताइए, मैं 2 थियोरीज और लिख दूं, अब ये क्लैरिटी बनती है। तो इसका मतलब है कि हमने, इसका नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो देखिए, यदि एजुकेशन की बात करेंगे, यदि शिक्षा की बात करेंगे, तो अब क्लियरली समझ में आ गया कि उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको हम स्किल बोल रहे हैं, दूसरी पार्ट है जिसको हम समझ बोल रहे हैं। स्किल का मतलब है जो कुछ भी सारी एजुकेशन अभी हम दे रहे हैं सब स्किल है, चाहे एमए साइकोलॉजी है, चाहे एमए सोशियोलॉजी है, कुल मिला के वो नौकरी करने के काम आता है। उससे मेरी खुद की साइकोलॉजी और मेरी फैमिली के रिलेशन मैं ठीक कर पाया, हैंडल कर पाया, ये कहना बहुत आसान नहीं है, है ना? समझ का मतलब है उसका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है धन के प्रति दृष्टिकोण। समझ का मतलब है नजरिया, उसकी दृष्टि। तो जब समझ की बात कर रहे हैं तो धन के प्रति दृष्टिकोण, धन के प्रति नजरिया, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति नजरिया, और मानव और प्रकृति के साथ, मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय, व्यवहार मानव के साथ कैसा व्यवहार करेगा और नेचर के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, इन 3 चीज़ों को बोल रहे हैं कि जब भी एक आदमी व्यवहार में उतरेगा तो वो 3 चीज़ों के रूप में ही व्यक्त होगा, है ना? और दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वो इन 3 चीज़ों पे ही हुए हैं, है ना? धन के ऊपर हुए हैं, स्त्री पुरुष संबंध पे हुए हैं, और मानव और प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार के कारण हुए हैं। अब देखें कि ये दृष्टिकोण, इन सब के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसा है। मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने लिख देता हूँ, नीचे जगह बचा लेता हूँ, अब ये स्किल के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने लिख देता हूँ, है ना? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली है। ये मैंने एक मानसिकता का सेट लिखा। धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली है। बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी। ये मानसिकता समाज में कितने प्रतिशत लोगों के पास? बोलो महाराज, इंटरनेशनल। अब बताओ, ये मानसिकता यदि गांव में देखेंगे, शहर में देखेंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या? है जनरल बात है भाई, इसमें कोई ऐसा कोई डेटा, कोई यहाँ कोई प्रस्ताव पास थोड़ी होने वाला है। बहुत लोगों के पास है ना? इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है गांव में हो कि शहर में हो, क्योंकि मानसिकता हमारा सॉफ्टवेयर उतना ही है। क्या सॉफ्टवेयर है? वही, मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। देखो, हम रिश्तों में भी एक दूसरे को शरीर ही देखते हैं। हम मानव शब्द यूज करते हैं,
जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमको शरीर दिखता है कि मानव दिखता है? क्या फर्क है दोनों में? शरीर दिखता है कि मानव दिखता है, इसमें फर्क क्या है? कैसे पहचानेंगे कि शरीर दिखा कि मानव दिखा? भावनाएं जन्म नहीं हो रही हैं तो शरीर है, भावनाएं जन्म हो रही तो मानव है। यार, आदमी तो ठीक हो, पहचानने में गलती है। नहीं गलती नहीं है, धीरे धीरे पहचान रहे हैं। इतनी जल्दी गलती पे क्यों आ जाते हो? आपका जजमेंट बहुत तेज है, धीरे धीरे थोड़ा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सामने वाले को देखने से मेरे को भाव आया, बहन जैसी है, माँ जैसी है, भाई जैसा है ना, इसका मतलब मानव देखा। यदि शरीर दिखाई दिया और कपड़े देख रहा हूँ और गाड़ी देख रहा हूँ और शक्ल देख रहा हूँ और रंग देख रहा हूँ, तब इसका मतलब शरीर दिखा। तो हम तय कर सकते हैं कि जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम शरीर देख रहे हैं कि मानव को देख रहे हैं। बढ़िया हो गया, समझ में आ गया है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत लोग? 1% बचा लेना होता है सभा की मर्यादा के लिए। कोई लड़ाई मत करे, ठीक? अब ये सॉफ्टवेयर आया कहां से? तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर पहले नहीं था, ये हजारों साल से चले आ रहा है। जब से मानव इस धरती पे है वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, वो सुखी होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो अब तक का हमारा सफ़र सुविधाओं से सुखी होने का सफ़र रहा है, मासिस की बात करें तो, है ना? क्योंकि हम ही ने अपनी शरीर यात्रा में गरीबी देखी, और लगभग अभी एक काफ़ी बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल लोअर मिडिल फैमिली से मिडिल फैमिली की तरफ आया, बहुत गरीबी से, है ना, आगे बढ़ा, और एक बड़ा वर्ग क्रिएट हुआ है जो जॉब्स और तमाम चीज़ों में क्रिएट हुआ है। तो एक बड़े वर्ग ने पैसा देखा है। तो इसका मतलब है था तो पहले भी, लेकिन एजुकेशन ने उसको आने के बाद और ऑथेंटिकेट किया। जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में समझा कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, इससे किधर जाएंगे हम? धन ही सब कुछ है, ये सीधा हमको यहां कनेक्ट कर देता है, ठीक? फिर हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के रूप में सबसे अधिक फ्रायड को पढ़ाया गया, और हमारा एडवर्टीजमेंट भी बनता है, क्योंकि जो बिकता है वही बनता है। आप एडवर्टीजमेंट को देखोगे तो या तो वो बच्चे पे फोकस होता है या वो महिलाओं पे फोकस होता है। मतलब क्या चीज़ को आपको क्योंकि दो ही जगह हमारी कमजोरी है, या तो इमोशनली है ना, या फिर उधर से एड्रेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के फ्रायड ने बोला कि मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है। लिबिडो शब्द यूज किया। उसने कहा कि बच्चा भी माँ का दूध पीता है तो वो वासना से प्रेरित होता है। 100% गलत नहीं है। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, यदि शरीर मान के जीता हूं, तो अभी की स्थिति में यही है कि बेसिकली इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, और इंद्रिय सुख के लिए पैसा चाहिए, वो भोगने के लिए पैसे की जरूरत है, और बाकी दिखावे के लिए भी पैसे की जरूरत है, और दिखावे से ही मेरे भोगने के बाकी रास्ते खुलते हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो मूल बात इतनी समझ में आई कि यदि मैं जिंदा रहने के धरातल पर स्वयं को शरीर मानता हूं, तो फ्रायड किसी हद तक सही सिद्ध होता है। लेकिन क्या मानव इतना ही होता है? यदि मानव इतना ही होगा कि वो उसका सारा क्रियाकलाप केवल काम से, इंद्रिय सुख से संचालित है, तो किसी उम्र में माँ बेटा भी स्त्री पुरुष जैसे ही होते हैं, किसी उम्र में भाई बहन भी स्त्री पुरुष ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये तो मानव की पहचान नहीं हुई, इसी ने हमको पहुंचा दिया कि इंद्रिय है ना, इंद्रियों में सारा सुख है। इसको हमने पढ़ाया और ये खूब पॉपुलर हुआ। तीसरी स्थिति समाजशास्त्र के, ये कैसा है, मनोविज्ञान कैसा है? इस मनोविज्ञान को बोला कामोन्मादी मनोविज्ञान। कामोन्मादी
काम के लिए जो उन्माद पैदा करता है, पागलपन पैदा करता है, सेक्स के लिए पागलपन पैदा करता है, कामोन्मादी मनोविज्ञान। कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, संचेतनावादी मनोविज्ञान ये प्रस्तावित है। इन सब पे बुक्स अलग अलग उपलब्ध हैं। शॉर्ट में संचेतनावादी मनोविज्ञान का मतलब है इंद्रियों से सुखी होने की बजाय ज्ञान पूर्वक सुखी होना, है ना। सिंपल सा ही एग्जांपल है ना, 4 दिन से हम हॉल में रोज 8 घंटा, कभी कितना, सुबह 9 बजे से शाम लगभग 7, 9 से लगभग 7 बजे तक हॉल में बैठते हैं। एक ही आदमी का चेहरा देख के मेरे को नहीं लग रहा है कि आप बोर हो गए हो, है ना, बोर नहीं हुए ना। और हमारा लिसनिंग और हमारी उत्सुकता बढ़ती है कि अब क्या कंटेंट आने वाला है। तो ज्ञान क्या लगता है, समाधान बराबर सुख है, कितने लोगों को लग रहा है समाधान बराबर सुख है ना। ये हमको फील में आता है ना। अभी ये वातावरण की वजह से लगता है, लेकिन कल को हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारे को भी लगेगा। तीसरी बात तो ये, इसका रूट यहाँ पे मिल गया। तीसरा जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला, डार्विन। डार्विन ने मानव के लिए बोला, नेचर के लिए बोला, है ना। फिर मानव पे किसने एक्सप्लेन किया, तो एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक्स में लिखा है कि डार्विन के इस प्रिंसिपल को हर्बर्ट स्पेंसर नाम के सोशल साइंटिस्ट ने मानव के लिए एक्सप्लेन किया। तो हमने समाजशास्त्र को बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बलशाली जिएगा। बल का मतलब है मनी पावर, मसल पावर, आर्म्स पावर। जिसके पास मनी होगा, मसल होगा, आर्म्स होगा, वो जिएगा। तो कभी रशिया वर्ल्ड पावर होता है, कभी अमेरिका होता है, कभी चाइना है, सभी होना ही चाहते हैं, वहाँ पहुँचा दिया। तो ये समाजशास्त्र कैसा है, ये समाजशास्त्र कैसा है। अब हमेशा तो युद्ध नहीं होगा, हमेशा तो बल का प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जेब में दाम हो, शरीर में दम हो तो आदमी क्या करेगा। जेब गर्म हो और शरीर ठीक ठाक हो तो आदमी जाएगा कहाँ सुखी होने, वहीं जाएगा जहाँ जाना है। इसलिए इसको कहा भोगोन्मादी समाजशास्त्र। ये समाज हमको भोग की प्रेरणा देता है ना। इस समाजशास्त्र को बोला भोगोन्मादी समाजशास्त्र। तो हमारे समाजशास्त्र ने हमको बताया कि सुविधा ही जीवन शैली है। हमारे मनोविज्ञान ने हमको बताया कि इंद्रियों में ही सारा सुख है। हमारे अर्थशास्त्र ने हमको बताया कि धन ही सब कुछ है। अब और आगे कुछ, अब इंजीनियर बनूंगा तो मानसिकता क्या होगी, यही। डॉक्टर बनूंगा तो मानसिकता क्या होगी, यही। आईएएस बनूंगा तो मानसिकता क्या होगी, यही। और प्रोफेसर बनूंगा तो मानसिकता क्या होगी, यही। कम और ज़्यादा हो सकती है अपनी अपनी जर्नी के अनुसार। तो करेगा क्या, मानसिकता वही है तो उतना ही होगा। पीएचडी के लिए क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी में, आप बेहतर समझते हो। अकाउंट नंबर सीधा ही देते हैं, सुना है ऐसा, आपके यहाँ नहीं होता होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत कुछ होता है जो कहने सुनने लायक नहीं है ना। तो इससे ही हमको पता चलता है। तो इसका मतलब है फ्रायड को मानव समझ में नहीं आया, हर्बर्ट स्पेंसर को मानव समझ में नहीं आया, रॉबिन्स को मानव समझ में नहीं आया, है ना। तो जब हमको मानव ही समझ में नहीं आया तो उसके लिए क्या अर्थशास्त्र लिख दें, क्या समाजशास्त्र लिख दें, बात नहीं बनी। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक शिविर में बोल दिया और सब तक हम तक पहुँच जाएगी। एक शिविर से इतना ही पता चला कि एक्सप्लोर करने लायक चीज़ है। यात्रा शिविर के बाद शुरू होती है, यात्रा शिविर के बाद शुरू होती है। बढ़िया, कहाँ पहुँच गए। तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही कंटेंट रखते हैं और आप अपनी चेयर घुमा सकते हैं और आप